बेटा आज हम लोगों का टॉपिक है व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू इट्स परपेंडिकुलर। मीन्स जब एक आवेशित कण एंटर करता है, प्रवेश करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में, टू इट्स परपेंडिकुलर, इसके लंबवत। मीन्स जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उस समय उसमें क्या क्या होता है, उसका पाथ कैसा होता है, वो किस तरीके से मूव करता है, ये सारी स्टडी हमने आज करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आई होप कि अब ये वाली डायरेक्शन देख करके आपको पता लग जाता होगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो डायरेक्शन किस तरफ है। आपको याद होगा अगर क्रॉस बना होगा तो डायरेक्शन गोइंग इन होगी, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और अगर पॉइंट बना के हम शो करेंगे तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। अब तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसे अंदर जाती हुई दिशा में। अब इसमें हमने लंबवत एक कण प्रवेश करवाना है, चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है ऐसे, और इसमें लंबवत एक कण प्रवेश करवाएंगे तो हम वो पार्टिकल ऐसा प्रवेश करवाएंगे, इस तरह से इधर से भेजेंगे वो पार्टिकल। और अब आप देखें दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का आएगा, तो लंबवत हम प्रवेश करवाएंगे। हमने यहां से पार्टिकल इस तरीके से ऐसे भेजा यहां पर। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, आप देखिए कि क्या होगा, उस पे क्या बदलाव आएंगे, ये सारी चीजें हमको देखनी है। ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से उसको अंदर की तरफ एंटर कराया गया, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, और पार्टिकल ऐसे हमने एंटर करवाया। अब इन दोनों के बीच का एंगल आप ऐसे देखेंगे तो आपको 90 डिग्री का ही मिलेगा। जैसे ही ये यहां पर पहुंचता है इसके अंदर, यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही अंदर पहुंचता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल काम करता है, और वो चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कण की गति की दिशा दोनों के लंबवत होता है, क्योंकि उसमें F इज टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B इसका फॉर्मूला था। और हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। आप देखिए क्या डायरेक्शन होगी, किधर की तरफ फोर्स उस पर लगेगा जब वो ऐसे प्रवेश कर रहा है। तो आपको याद होगा इसे हमें B की तरफ करना है, इसे V की तरफ करना है, तो अंगूठा हमको F की डायरेक्शन बताएगा। तो इसे B की तरफ करिए। B किस तरफ है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो हमने इसे B की तरफ कर दिया। ये उंगली V की तरफ, आप देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो हमने ऐसे V कर दिया। ये अंगूठा थंब हमारा किस तरफ इंडिकेट करता है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है जो पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा एंटर करेगा उस पर फोर्स ऊपर की ओर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये यहां प्रवेश करेगा, इस पर ऐसा ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो गया। कितना मैग्नेटिक फोर्स, QEB sin थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि एक पार्टिकल जो कि ऐसे जा रहा था उस पर लंबवत ऐसा बल लगेगा तो क्या होगा, उसका आंसर है वो अपनी प्रारंभिक दिशा से थोड़ा मुड़ जाएगा, टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है कि कोई भी चीज, अगर कोई पत्थर आप इस तरीके से ऐसा फेंक देते हैं, कोई भी पत्थर आप ऐसा फेंकते हैं तो उसका क्या होता है, पत्थर की डायरेक्शन चलने की तो ये ऐसा सीधे है, लेकिन उस पर ग्रेविटेशनल का फोर्स नीचे की ओर लगता है, तो वो ऐसा जाते जाते बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं गिरता है। याद रखिए, ऐसा जाते जाते बिल्कुल ऐसा सीधे नहीं गिरता है।
ऐसा जाते जाते वो धीरे धीरे टर्न होते जाता है और टर्न होके धीरे से गिरता है जाके वहां। सिमिलरली जब इस पार्टिकल ये इंटर करेगा, इस पर फोर्स ऐसा लगेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये धीरे धीरे टर्न हो जाएगा। एकदम से ऐसा नहीं हो जाएगा बिल्कुल कि यहां तक जाएगा, फोर्स लगेगा, बिल्कुल एकदम ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी हमने एग्जाम्पल बताया कि ऐसा कोई पत्थर आप फेंकते हैं, ऐसा सीधे आप पत्थर फेंकिए, उस पर ग्रेविटेशनल का फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो क्या पत्थर ऐसा जाते जाते बिल्कुल ऐसा चला जाता है? ऐसा तो नहीं जाता, वो ऐसा जाते जाते ऐसे गिरता है। तो ये यहां पर पहुंचते ही टर्न हो जाएगा। कैसे टर्न हो जाएगा? तो ये यहां पहुंचकर इस तरीके से ऐसे टर्न हो गया, फोर्स ऐसा लगा ना, तो यहां पर पहुंचकर ऐसे अब इस दिशा में जाना शुरू कर दिया इसने। पहले ऐसे जा रहा था, इसके गति के लंबवत फोर्स लगा, ऐसा जाते जाते हल्का सा ऐसा टर्न हो गया। ठीक, अब जब ऐसे चलेगा, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फिर से सोचिए, फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और बताइए डायरेक्शन किधर की तरफ, अब किधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो फिर से मैंने अपने वही लेफ्ट हैंड को लगाया, ये बी की तरफ कर देंगे, इसको वी की तरफ कर देंगे। देखते हैं, बी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, और ये हमने इसको ऐसा घुमा दिया, देखिए वी की तरफ कर दिया। अब फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ऐसा फोर्स। आप अपनी उंगलियों को सेट करके देखें, आपको पता लग जाएगा। तो इस बार इधर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा। ये अब फिर से आप देख सकते हैं पार्टिकल का मोशन इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स इसके लंबवत लग रहा है। और वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर ही लगेगा। अब जैसे ही परपेंडिकुलर लगा, मोशन की डायरेक्शन ये थी, फोर्स परपेंडिकुलर लगा, अब इसका क्या होगा? तो गति के लंबवत बल लगेगा तो फिर से ये मुड़ जाएगा। अभी मुड़ा था ना, अब फिर से मुड़ेगा, लेकिन क्या मुड़ के ऐसा जाते जाते जब फोर्स ऐसे लगा तो क्या ऐसा जाते जाते बिल्कुल ऐसा चला जाएगा? नो, टर्न करेगा, मुड़ेगा, तो मुड़ करके वो ऐसा चला जाएगा, इस तरह से ऐसा जाने लगेगा। अब जब ऐसा चलने लगेगा तो गति की दिशा फिर बदल दी उसने। फिर से आप लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और फिर से पता लगाइए कि अब फोर्स किस तरफ लगेगा। तो हमने इस उंगली को बी की तरफ कर दिया, इसको वी की तरफ करना है, वी ऊपर की तरफ अब इसका है, तो इसको मैंने इंडेक्स फिंगर को ऐसा गोइंग इन कर दिया, इसको वी के डायरेक्शन में कर दिया। अब देखिए अंगूठा किस तरफ इंडिकेट करता है, इस बार अंगूठा ऐसे इंडिकेट करता है, यानी कि अब फोर्स इस पर ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। तो इस पर अब ऐसा फोर्स लगना शुरू हो गया इस डायरेक्शन पे, चुंबकीय बल। अब जब चुंबकीय बल पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उस पर ऐसा लंबवत बल लगना शुरू हो गया, ये फिर से टर्न हो जाएगा, ये ऐसा टर्न हो जाएगा। जब ऐसा टर्न हो जाएगा फिर आप फिंगर से सेट करके देखेंगे, इस पर लगने वाला फोर्स फिर से परपेंडिकुलर ऐसा परपेंडिकुलर लगेगा, फिर से ये टर्न हो जाएगा, टर्न होके ऐसा चलना शुरू कर देगा, इस तरह से ये टर्न होके चलना शुरू कर देगा ऐसे दिशा में। अब जब ऐसे आएगा फिर से आप फिंगर सेट करके देखिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन ऐसा मिल जाएगी। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। बी अंदर की तरफ, इसको हमने वी ऐसे करना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट हैंड लगाएंगे ना, इसको बी की तरफ, इसको वी की तरफ, ये तो हमने बी की तरफ कर दिया। अब वी ऐसा करना है मुझे, ऐसे, या आप ऐसे कर लीजिए। तो ये बी की तरफ, ये वी की तरफ, तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा चलने लगेगा तो उस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से फिर ये ऐसा टर्न हो जाएगा। अब जब यहां पर ऐसे चलने लगेगा तो फिर उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा ऐसा, फिर वो ऐसा चलना शुरू कर देगा। जब ऐसा चलना शुरू कर देगा तो फिर उसकी गति के लंबवत उस पर बल लगेगा और वो फिर टर्न होके ऐसा हो जाएगा, ऐसा चलने लगेगा। अब फिर से उसी रास्ते पर आ गया। अब जैसे ही यहां पर ये वाला गति कर रहा होगा, उस समय उस पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे फोर्स लगेगा तो ऐसे जाते जाते फिर से वो ऐसे टर्न हो जाएगा।
और इस तरह से फिर से वो इस रास्ते पर ऐसा अपनी मोशन को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। कुछ समझ में आया आपको? और ये यहां सारी जगह पर, पूरी जगह पर ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस से मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा हूं। क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि हमने यहां पर शो की हुई है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। यहां हर जगह पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी तीव्रता B है। अब आपने क्या देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण ऐसे लंबवत प्रवेश करता है, अगर मैं इसके और छोटे छोटे टर्न बनाऊं, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसको देखता, अभी मैंने इतने बड़े बड़े पार्ट्स में इसको देखा है, अगर मैं और छोटे छोटे पार्ट्स में इस पर लगने वाले फोर्स को देखता तो इसका मोशन मुझे कैसा मिलता? इसका मोशन लगभग मुझे ऐसा मिलता। समझ रहे हैं ना? आप छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इसको और कैलकुलेट करते या उस समय आप इसको देखते तो इसका मोशन लगभग ऐसा मिलता। और ये कैसा मोशन है? ये तो वृत्ताकार गति हो रही है। समझ रहे हैं? और इस तरीके से जैसे ही किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो वो उसके अंदर जाकर ऐसे वृत्ताकार मार्ग में गति करना शुरू कर देता। अब ये 1 चक्कर, 2 चक्कर, 1000 चक्कर, 1,00,000 चक्कर, 1 करोड़ चक्कर लगाता ही रहेगा। मतलब अब ये इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। अब देखिए कैसे निकलेगा बाहर? अब लगातार जब ये ऐसा घूमता ही रहेगा तो बाहर कहां निकल पाएगा ना? तो ये पार्टिकल इसके अंदर क्या हो गया? ट्रैप हो गया, फंस गया इसके अंदर, अब वो बाहर नहीं निकल सकता। तो हमने क्या देखा कि जब एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है तथा उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, हम इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ये रिजल्ट था कि जब प्रवेश करेगा तो क्या होता है। ठीक है, हाँ बेटा देखिए, जब एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, हमने लंबवत प्रवेश करवाया था, तो उस पर उसकी गति के लंबवत एक चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है तथा अब वह कण उस चुंबकीय क्षेत्र में सदैव के लिए फंस जाता है। याद रखिए, हमेशा के लिए अब ये पार्टिकल ट्रैप हो गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, आपको इसको याद रखना है। अब यहां पर देखने की बात यह है कि वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगा है, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है और हर वक्त इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बी की तरफ है, यानी कि इसके सेंटर की तरफ है। यह वृत्ताकार मार्ग का अपना एक सेंटर होगा, उस सेंटर की तरफ हर बार इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। अगर मैं इन सब में मैग्नेटिक फोर्स लिख दूं तो आप समझ सकते हैं कि हर सिचुएशन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंटर की तरफ है। अब हम ये इसमें करना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा कि ये वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगा है, तो इस वृत्ताकार मार्ग की अपनी कोई रेडियस होगी, तो हम वो रेडियस पता लगाना चाहते हैं। जब ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है उस समय उसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी, वो लीनियर वेलोसिटी भी हम पता लगाना चाहते हैं। ये वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए अपना एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, कितना टाइम लगेगा इसको अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, हम उसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। ये पार्टिकल जब ऐसा मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी हम ये भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारे कैलकुलेशंस हम करना चाहते हैं। अब उनको हम स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे करेंगे। इसके लिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ये देखें कि आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लग रहा है कितना लग रहा है। अतः आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल
आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। बेटा फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? फोर्स का मैग्नीट्यूड पढ़ा था Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। जहां Q क्या चीज है? आवेशित कण का आवेश, V उसकी वेलोसिटी, B इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा आप सभी को याद होगा V और B के बीच का एंगल होता है, ठीक है। यहां पर V और B के बीच का एंगल कितना होगा मैं आपको बताऊं। यहां थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। भाई थीटा की जगह 90 लिखोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहां थीटा 90 क्यों है? थोड़ा ध्यान से देखिए। थीटा V और B के बीच का कोण है ना। हम शुरू में भी आपको बता रहे थे कि B की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ ऐसा है बिल्कुल, और पार्टिकल ऐसे प्रवेश कर रहा है। अब आप इन दोनों के बीच देखिए कि एंगल कितने का आपको मिलेगा। एक बोर्ड के तल में है और एक बोर्ड के तल के लंबवत है, दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री ही मिलेगा ना आपको। आप ऐसा करके देख लीजिए, अभी भी एंगल 90 डिग्री का आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए थीटा 90 डिग्री, साइन थीटा 1, देयरफॉर ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी, साइन थीटा 1 हो गया। इस तरह से ये आ गया Q इंटू वी इंटू बी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए तो आपने क्लास 11th में एक बड़ी नेसेसरी कंडीशन पढ़ी हुई है कि जब भी कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है उसकी कुछ नेसेसिटीज होती हैं, उसकी कुछ जरूरतें होती हैं। तो उसको एक अभिकेंद्र बल चाहिए होता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल। और वो रिक्वायरमेंट उसकी कितनी होती है? अगर उसका मास m है, वेलोसिटी v है, उसका रेडियस r है उसके मार्ग का, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है mv² अपॉन r। ये उसको आवश्यक होती। तो मैं यहां पर लिखूंगा माना आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है, तब वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, तब वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी mv² अपॉन r। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसको अपने उस वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और वो कितना होता है? mv² अपॉन r। m पार्टिकल का द्रव्यमान है, v उसकी वेलोसिटी, r उसके वृत्ताकार मार्ग का रेडियस। तो मैं मान लेता हूं कि यहां जिस वृत्ताकार मार्ग में वो चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस स्मॉल r है, हमने मान लिया। इतना अभिकेंद्र बल उसको चाहिए, ठीक। अब दो बातें यहां पर हो चुकी हैं। पहली चीज, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इतना फोर्स उस पर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स परमानेंट उस पर एप्लीकेबल हो रहा है। दूसरी चीज,
उसको अपने सर्कुलर पाथ में बने रहने के लिए इतने फोर्स की जरूरत है। तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो कहां से पूरी होगी, जितनी उसकी जरूरत है, जितनी फोर्स की, वो जरूरत उसकी कौन पूरी करेगा। तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि अभिकेंद्र बल इस दुनिया में कोई नया बल नहीं है। अभिकेंद्र बल उस बल को कह देते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर दे, उसी को हम अभिकेंद्र बल का नाम दे देते हैं। अभिकेंद्र बल नाम का कोई बल अलग से नहीं होता। तो यहां पर इस पार्टिकल की ये वाली जरूरत कौन सा फोर्स पूरी करेगा, तो बड़ा सिंपल है। इस पार्टिकल पर एक चुंबकीय बल लग रहा है इतना, ठीक है, इतना उसको फोर्स चाहिए सर्कुलर पथ पे बने रहने के लिए। तो इतना जो चाहिए वो पार्टिकल कहां से लेगा, आंसर है वो चुंबकीय बल से ले लेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये वाला बल तो लगातार लग रहा है ना, तो ये वाला बल लग रहा है, तो इसी से वो जितना जरूरत होगा अभिकेंद्र बल के लिए ले लेगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कण को यह आवश्यक अभिकेंद्र बल, कण को यह आवश्यक, कण को जी ये आवश्यक अभिकेंद्र बल है, कण को यह आवश्यक अभिकेंद्र बल उस पर लगने वाले चुंबकीय बल उस पर लगने वाले चुंबकीय बल Fm, अभिकेंद्र बल के लिए हमने क्या सिंबल बनाया है, Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स। कण को यह आवश्यक अभिकेंद्र बल उस पर लगने वाले चुंबकीय बल Fm से प्राप्त होगा। मीन्स चुंबकीय बल ही उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। इस स्थिति में होगा, अतः इस स्थिति में क्या होना चाहिए, इस स्थिति में Fc जो उसकी रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। आप हमेशा याद रखें मैग्नेटिक फोर्स कम से कम Fc के बराबर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज Fm की वैल्यू और इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। जब बहुत कम हो Fm मैग्नेटिक फोर्स या हमारी जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगी तब तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट मैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा हो गई कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और हमें रिक्वायरमेंट हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की है 12 न्यूटन की है, तो मैग्नेटिक फोर्स 10 न्यूटन है, रिक्वायरमेंट 12 न्यूटन है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, फिर इसका मार्ग वृत्ताकार नहीं रह पाएगा। सो एट दैट सिचुएशन इट इज वेरी नेसेसरी दैट सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू Fm मैग्नेटिक फोर्स। इसका मान कम से कम मैग्नेटिक फोर्स के बराबर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज उससे कम ही होना चाहिए Fc का मान, और Fm का Fc के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो बराबर होगा तो ये मार्ग बना रहेगा वृत्ताकार। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। व्हाट इज Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r, एंड अप्लाइड जो उस पर अप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज q इंटू वी इंटू बी, q इंटू वी इंटू बी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखें, इस एक v से हम इसका एक v कैंसिल कर सकते हैं, v की पावर 2 है ना, यहां पर एक v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mv अपॉन r इज इक्वल टू q इंटू बी। ओके, आप यहां से v निकाल लीजिए, v की वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू q इंटू बी इंटू r अपॉन m। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई आवेशित कण का आवेश अगर q है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b है और मास उसका m है,
और अगर उसको हमने लंबवत प्रवेश करवा दिया चुंबकीय क्षेत्र में, वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा, उसकी रेडियस r होगी, उस समय v और r के बीच ये रिलेशनशिप रहेगी। हम r की भी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, एंड r इज इक्वल टू, r यहां जाएगा, q भी यहां पर आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन qb। ठीक है, यहां पर कुछ अच्छी चीजें हैं, मैं उनको थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जैसे इन दोनों फॉर्मूलों में से अगर मैं v के फॉर्मूले में देखता हूं तो एक q अपॉन m आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं, ये क्या है, हियर q अपॉन m। प्लीज याद करिए, आई थिंक कि हम इसको एक बार कर भी चुके हैं कि किसी कण का आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात उस कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। किसी कण का आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को उस कण का विशिष्ट आवेश कहते हैं। यह है आवेशित कण का विशिष्ट आवेश। आवेशित कण का विशिष्ट आवेश जिसे स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इस फॉर्मूले में आप देखो m इंटू वी, m इंटू वी क्या चीज है, मास इंटू वेलोसिटी। यू ऑल नो वेरी वेल दैट m इंटू वी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, एंड m इंटू वी इज आवेशित कण का संवेग है। आवेशित कण का संवेग जिसे मोमेंटम कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये आवेशित कण का संवेग है। इसका मतलब साफ है, क्या साफ है, मतलब कि आवेशित कण का वृत्ताकार मार्ग में गति करते वक्त उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, उसका जो रेखीय वेग होगा वो विशिष्ट आवेश पर डिपेंड करेगा। रेडियस भी विशिष्ट आवेश पर डिपेंड करेगी। कैसे, इस पर q अपॉन m है तो इस पर 1 अपॉन q अपॉन m है। आप चाहें तो इस m को यहां लेके आ जाइए, ये m तो नीचे पलट के आ सकता है ना। तो दोनों ही स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करते हैं। और एक चीज देखिए, जो रेडियस है वो तो मोमेंटम पर भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, मोमेंटम पार्टिकल का जितना ज्यादा होगा, संवेग जितना ज्यादा होगा, उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना। आप देखिए r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। त्रिज्या संवेग पर डिपेंड करती है, संवेग जितना ज्यादा होगा वृत्ताकार मार्ग का रेडियस उतना ज्यादा होगी। अभी इतनी छोटी रेडियस है, अगर हम संवेग और बढ़ा देंगे, मोमेंटम और बड़ा कर देंगे, तो यहां जाने के बाद ये और बड़े मार्ग में ऐसा चक्कर लगाएगा, रेडियस उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या यहां पर हम नोट कर सकते हैं, आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या उस कण के संवेग, उस कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। उस कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, संवेग जितना ज्यादा होगा, उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। आप देख लीजिए r इज इक्वल टू एम वी, संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना, इस वजह से संवेग ज्यादा होने पर रेडियस ज्यादा हो जाएगी। और स्पेसिफिक चार्ज पर v कैसे डिपेंड करता है, v is directly proportional to specific charge of the particle, but radius is inversely proportional to specific charge of particle। तो मैं यहां लिख सकता हूं velocity is directly proportional to q upon m and q upon m is specific charge। .
स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल, और जो रेडियस होगी वो किस तरीके से डिपेंड करेगी, तो रेडियस में भी आप देखिए m/q है, आप मैथमेटिकली इसको पलट के ले जाएंगे, नीचे आ सकता है कि वो अपॉन में आ जाएगा, मीन्स r विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, आवेशित कण का विशिष्ट आवेश। ठीक है, तो ये तो हमने रेडियस और वेलोसिटी के बारे में पता लगा लिया। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जिनको स्टडी करना चाहते हैं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये ऐसा वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा तो इसका कोणीय वेग कितना होगा। ठीक है, आप तो जानते हैं कि क्लास 11th में ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, v और ओमेगा के बीच एक रिलेशन होता था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वहां से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहां v रेखीय वेग है, r वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है और ओमेगा कण का कोणीय वेग है। इसलिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। अब अगर हम यहां से डायरेक्ट v अपॉन r की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं आप, v ये है, r अगर मैं यहां ले आता हूं तो v अपॉन r की वैल्यू आएगी QB अपॉन m, ओमेगा इज इक्वल टू QB अपॉन m। ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, जिससे आप हिंदी में बोलेंगे कोणीय वेग। तो जब पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऐसा वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, वो इतनी एंगुलर स्पीड से चक्कर लगाता है, इतनी एंगुलर स्पीड इसकी होती है। और आप इसको भी देखिए, ये भी स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा ओमेगा ज्यादा, स्पेसिफिक चार्ज कम ओमेगा कम। या यूं आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल है, एक कण है, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज तो फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो जो ओमेगा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसके लिए भी कुछ नोट्स तैयार कर लेता हूं। मैं बना लूंगा एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स आप क्या समझे कि जो कोणीय वेग होता है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। कैसे डिपेंड करता है, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगी। मींस अगर हम यहां पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर अप्लाई किया है, अगर इसकी इंटेंसिटी में बढ़ा दूं, अगर इसकी तीव्रता को मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ जाएगी, उसका कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाएगा। मींस पर सेकेंड अब ज्यादा एंगल वो घूम लिया करेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा के बारे में हो गया। अब ओमेगा से ही हम टाइम पीरियड तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम टाइम पीरियड तक चले जाते हैं। अतः इस कण को, इस कण को
अपना एक चक्कर पूरा करने में, अपना एक चक्कर पूरा करने में लगा कुल समय, मतलब ये ऐसे चक्कर लगा रहा है ना, तो पूरा एक चक्कर कितनी देर में करेगा, कितना टाइम लगेगा, वो वाला समय हम निकालना चाहते हैं और इसी का हम नाम दे देते हैं आवर्त काल। ठीक है, तो इस कण को अपना एक चक्कर पूरा करने में, अपना एक चक्कर कहां, कण को वृत्ताकार मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में अपना एक चक्कर पूरा करने में लगा कुल समय, यानी कि उसका आवर्त काल। आप याद करें टी का फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम। Therefore, what will be T? T will be equal to 2 pi m अपॉन Q into B। ये बेटा आप देखें टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, आवर्तकाल के फॉर्मूले में भी आप ध्यान से देखिए कि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है, हम एक काम करते हैं, ये भी पता लगा लेते हैं पहले, फिर बाद में आते हैं कि ये जो पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है इसकी कुल कितनी गतिज ऊर्जा होगी, हम ये पता लगाना चाहते हैं। तथा वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए कण, आवेशित कण है की गतिज ऊर्जा, इसकी एनर्जी कितनी होगी, हम इसका भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, फिर हम आपको बाद में आते हैं इस पर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बेटा आप सभी जानते हैं, हाफ इंटू मास इंटू स्क्वेयर ऑफ इट्स वेलोसिटी। हाफ mv स्क्वेयर इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/2 मास, व्हाट इज द फॉर्मूला वेलोसिटी, आप देखें वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने निकाला है क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसकी जगह लिखेंगे और उसका स्क्वायर करना है, क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर करना है, तो ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल will be q स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एम। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिला कि वो जो भी पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऐसा सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हुआ करेगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो हमने बहुत सारी बातें कैलकुलेट की, वेलोसिटी कितनी वेग से चक्कर लगाएगा, उसके वृत्ताकार मार्ग की रेडियस क्या होगी, हमने ये भी कैलकुलेट किया, हमने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, हमने इसको भी पता लगाया। उसको पूरा एक चक्कर करने में अपना टाइम कितना लगेगा, हमने ये भी पता लगाया। और इसके बाद वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए उस कण के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमने इसको भी कैलकुलेट किया। अब कुछ बातें हैं 2-3, उनको जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आप गौर से समझिए। जैसे पहली चीज मैं यहां पर आना चाहता हूं, वेलोसिटी और रेडियस के फॉर्मूले में इन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखें। मैं यहां पर उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लूंगा, हालांकि उससे पहले भी हमने नोट किए हैं, पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आप इसे नोट ही कर चुके होंगे। जैसे सबसे पहली चीज मैं ये देखना चाहता हूं,
आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी और रेडियस का क्या रिलेशन है। एक पार्टिकल, हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दो पार्टिकल एंटर करवाए हैं, ठीक, दो पार्टिकल हमने प्रवेश करवाए। एक छोटी त्रिज्या के मार्ग में ऐसा वृत्ताकार चक्कर लगाता है, एक बड़ी त्रिज्या के मार्ग में ऐसा वृत्ताकार चक्कर लगाता है। अब मुझे अब बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और किसकी वेलोसिटी कम होगी। छोटी त्रिज्या वाले मार्ग में चक्कर लगाने वाले की वेलोसिटी और बड़ी त्रिज्या के मार्ग में चक्कर लगाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, दोनों में किसकी वेलोसिटी ज्यादा और किसकी वेलोसिटी कम। सोचिए, देखिए फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला जो वेलोसिटी और रेडियस को रिलेट कर सकता हो। ये फॉर्मूला है, ये भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जिसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसके मार्ग का त्रिज्या ज्यादा होगी, उसकी लीनियर वेलोसिटी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और जिसके मार्ग की रेडियस कम होगी, उसकी लीनियर वेलोसिटी भी कम होगी। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज। अगर रेखीय वेग बढ़ता है, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज, रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीज। क्या मतलब हुआ इसका, बताइए, सोचिए और बताइए। हमने ये जो लिखा है इसका क्या मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि जिस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, बढ़ती है, उस पार्टिकल के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी ज्यादा होती है। मींस, थोड़ा सोचकर बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक पार्टिकल एंटर करवाया ऐसे यहां से 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, एक पार्टिकल ऐसा एंटर करवाया 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अब सोच करके मुझे बताइए कि किसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्यादा होगी, 5 वाले की कि 10 वाले की। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका रेडियस भी ज्यादा होगा। मींस ये पार्टिकल तो जाके ऐसा वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाना शुरू कर देगा, लेकिन जब ये पार्टिकल जाएगा तो ये इतने बड़े मार्ग में चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा, इतने बड़े रास्ते पर। तो जिसकी स्पीड ज्यादा, इसकी रेडियस कम है r1, इसकी रेडियस ज्यादा है r2। एक बात समझ में आ गई कि जिसका वेग ज्यादा, उसका वृत्ताकार मार्ग उतना ही बड़ा ऐसा रहेगा, ठीक। दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, इसको अब मैं हटा देता हूं, आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये वाली बात। दूसरी चीज जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, वो ये टाइम पीरियड से आई है। अब आप मुझे बताइए, वृत्ताकार मार्ग का रेडियस बढ़ने से, एक छोटा रेडियस है, एक बड़ा रेडियस है, एक पार्टिकल का रेडियस बढ़ने से टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला, रेडियस बढ़ने से टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा, घटेगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोचिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिख रहा है ना सबको, तो देखकर बताइए कि रेडियस इंक्रीज होने से टाइम पीरियड का क्या होगा। विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। नो चेंज, वेरी गुड। कैसे, क्यों, क्योंकि टी के फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी आर है ही नहीं। इट मींस जो टाइम पीरियड है वो रेडियस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। समझ में आया। तो हम इस बात को भी नोट कर लेते हैं, एक और नोट यहां पर बना लेंगे। टाइम पीरियड इज independent of
रेडियस ऑफ पाथ मीन्स आवर्तकाल मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, आवर्तकाल मार्ग की त्रिज्या पर अनिर्भर है। बात समझ में आई? आप ऐसा लिख सकते हैं कि आवर्तकाल मार्ग की त्रिज्या से अनिर्भर है। त्रिज्या इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रेडियस अगर छोटी है या रेडियस ज्यादा है, पर टाइम उसको कैसा लगना चाहिए। छोटी रेडियस, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको पूछता हूं, आप मुझे बताइए। एक पार्टिकल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, वो इतने रेडियस के मार्ग में चक्कर लगाता है। एक दूसरा पार्टिकल आता है, ठीक है, वो इतनी रेडियस R1 रेडियस है उसकी, और उसको अपना एक पूरा चक्कर करने में T1 सेकंड लगते हैं। ठीक है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में सेम मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल का चार्ज भी सेम है, उसका मास भी सेम है। अगर एक दूसरा पार्टिकल है जो कि इतनी बड़ी रेडियस वाले मार्ग में चक्कर लगाता है, अब इसका रेडियस कितना? R2। हमने मान लिया इसको अपना एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? T2। तो यहां पर मुझे ये बताइए, बाकी सारी चीजें सेम हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड, सारी चीजें सेम हैं, तो अब आप मुझे बताएं कौन सा पार्टिकल को टाइम ज्यादा लगेगा, कौन से पार्टिकल को टाइम कम लगेगा। फिर से, ये वाले पार्टिकल को टाइम लगा 2 माइक्रोसेकेंड। सपोज दैट this particle takes 2 microsecond to complete 1 revolution। ये पार्टिकल को, ये वाले पार्टिकल को 2 माइक्रोसेकंड लगेंगे एक चक्कर पूरा करने में, 2 माइक्रोसेकंड से ज्यादा लगेंगे कि 2 माइक्रोसेकंड से कम लगेंगे। इसका, ये इतने छोटे रेडियस में अपना चक्कर लगाता है 2 माइक्रोसेकंड में, ये इतने बड़े रेडियस में चक्कर लगाता है, तो 2 माइक्रोसेकंड से ज्यादा टाइम लेगा, कम लेगा या बराबर लेगा? 2 माइक्रोसेकंड ही लेगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया कि 2 माइक्रोसेकंड ही टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस के कम ज्यादा होने से टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मींस T1 will be equal to T2। अगर 2 माइक्रोसेकंड्स इसको लग रहे होंगे एक चक्कर पूरा करने में, तो 2 माइक्रोसेकंड्स इसको भी लगेंगे। लेकिन कहे तो हम देते हैं कि इसको 2 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं, बस इसको इतना चलना है, इतना सा, तो 2 माइक्रोसेकंड, इसको इतना सा चलना है, इतना ज्यादा चलना है, तो भी 2 माइक्रोसेकंड। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है। वेरी गुड, हाँ, यही तो इसका जवाब है कि ये छोटे से मार्ग में 2 माइक्रोसेकंड में चक्कर लगा रहा है, और ये बड़े से मार्ग में भी 2 माइक्रोसेकंड में चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस इंक्रीज होने से टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेडियस इंक्रीज होने से वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी। तो जब उसका रेडियस छोटा है तो स्पीड कम है और धीरे से चक्कर लगाता है, 2 माइक्रोसेकंड लगते हैं। जब रेडियस बड़ा हो गया, रेडियस बड़ी हो गई, वेलोसिटी बड़ी तेज हो गई, और बड़ी जल्दी से वो चक्कर लगा के 2 माइक्रोसेकंड में ही पूरा एक चक्कर कर लेता है अपना। तो रेडियस के बढ़ने या घटने से टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेडियस के बढ़ने और घटने से वेलोसिटी पर इफेक्ट आता है। तो अगर छोटी रेडियस है तो 2 माइक्रोसेकंड, बड़ी रेडियस में अगर चक्कर लगा रहा है तो भी 2 माइक्रोसेकंड। कैसे? क्योंकि रेडियस बढ़ने से वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, वो बड़ी जल्दी से घूम के 2 ही माइक्रोसेकंड में फिर से अपना पूरा एक चक्कर कर लेगा। ठीक है, ये तो हमारा सपोर्ट करते हैं सारे फॉर्मूले। तो इस तरह से ये हमारा वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी थी। आपने देखा लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज करो, रेडियस इंक्रीज हो जाएगी सर्कुलर पथ की। टाइम पीरियड जो है वो पाथ की रेडियस पर इंडिपेंडेंट है, अनिर्भर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और रेडियस के इंक्रीज होने से ओमेगा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओमेगा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं चाहूं तो इसको भी नोट कर सकता हूं।
क्या नोट कर सकता हूं, ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड वो भी आर पर डिपेंड नहीं करती। छोटे रेडियस वाले पार्टिकल का ओमेगा और बड़े रेडियस वाले पार्टिकल का ओमेगा, किसका ओमेगा ज्यादा और किसका ओमेगा कम होगा बताइए मुझे। एक पार्टिकल छोटे रेडियस में चक्कर लगाएगा, एक पार्टिकल बड़े रेडियस में चक्कर लगा रहा है, किसका ओमेगा ज्यादा होगा। तो अभी अभी हमने लिखा है ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ओमेगा आर पर अनिर्भर है, निर्भर नहीं करता। रेडियस छोटा है बड़ा है पर ओमेगा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए ओमेगा के फॉर्मूले में आर कहीं आता भी नहीं है, देख रहे हैं ना। तो रेडियस चाहे कम हो चाहे ज्यादा, ओमेगा सबका सेम रहेगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आप जो पंखा ये चक्कर लगा रहा है इस समय, इस पंखे में जैसे ये फैन ऐसे चक्कर लगा रहा है पूरा, इस पंखे में यहां पर इसका एक्सेस है, एक्सेल है यहां पर इसका। हम एक पॉइंट यहां मान लेते हैं नजदीक और एक पॉइंट यहां मान लेते हैं दूर। अब जब ये पंखा ऐसा चक्कर लगाता है, रोटेट करता है, तो एक सेकंड में जितना नजदीक वाला पार्टिकल एंगल घूमता है, एक सेकंड में दूर वाला पार्टिकल भी तो उतना ही एंगल घूम जाता है। अगर मैं इसको ऐसा रोटेट करता हूं यहां बीच से इस तरह से, तो जो पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां है, जब ऐसा चक्कर लगाएगा तो एक सेकंड में जितना एंगल ये पार्टिकल घूमेगा उतना ही तो ये पार्टिकल घूमेगा। और ये चीज तो हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके थे, जब हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ रहे थे। ठीक है कि सर्कुलर मोशन में रेडियस बदलने से v चेंज होता है, रेडियस बदलने से v चेंज होता है, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको अच्छे से आप समझिए, क्योंकि ये फिर से एक बार मुझे सारी कैलकुलेशंस, सारी बातों की आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, उस समय आपको ये याद रहना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका क्या होता है, और उससे जुड़े हुए सारे कैलकुलेशंस हमने किए। किस पर कौन डिपेंड करता है, कौन नहीं डिपेंड करता, ये भी सारी चीजें हमने देखी। तो आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।